मातृभाषा भी हिंदी नहीं और उनका जो कार्यक्षेत्र है वो भी हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी पर उन्होंने इतना साहित्य लिखा है कि वे आज उनको हिंदी पर भाषी हिंदी लेखन पुरस्कार मिला है भारत सरकार की तरफ से, और भी बहुत सारे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में उनका योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मतलब आप इनको आप आज सुनिए और इनके जो विपुल साहित्य है उस पर हम पीएचडी कर सके, इतना उनका साहित्य है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और भावनगर और दूसरी यूनिवर्सिटी में उनके साहित्य पर आज पीएचडी कार्य हो भी रहा है। तो आप इनसे ही पढ़िए, और जो भी कुछ मेरे से छूट गया है वो सर खुद अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। वो काम मैंने शुरू कर दिया था। ठीक मैंने कहा बच्चे बोर ना हो। हाँ सही है, इसलिए थोड़ा सा मैंने सर वो प्रोग्राम शुरू कर दिया था। ठीक है आपका सर, बहुत आइए। बहुत धन्यवाद। और माँ शारदा सरस्वती माता की वंदना करते हुए, है ना, अब वैसे अगर एक अच्छी तरह प्रोग्राम हम लोग बनाते बड़े ही संख्या में, तो पहले माँ शारदा का वो दीपक जलाते, है ना, फिर एक वंदना होती और उसके बाद हम लोग अपनी बात रखते थे। लेकिन जो माँ शारदा है, जहाँ भी क्लास शुरू होती है वहाँ वो भाव रूपेण संस्थिता, भावनात्मक रूप में रहती ही रहती है जहाँ भी ज्ञान की बात होती है। तो आप यूँ समझें कि सरस्वती माँ हमारे बीच में हैं और हम उनकी मन ही मन आराधना करने जा रहे हैं। साहित्य के आप विद्यार्थी हैं, है ना, सभी साहित्य के ही विद्यार्थी हैं, इसलिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है कि मैं साहित्य का एक सेवक, है ना, साहित्य मेरा पेशा नहीं है। पेशा समझते हैं ना, मेरा कर्म वो नहीं है कि जहाँ जो पैसे मैं अपनी नौकरी जहाँ से कमाता हूँ वैसा नहीं है। साहित्य में अपने आत्मा की संतोषी के लिए और जन कल्याण के लिए, है ना, कि लोगों में कुछ अपनी बात बता सकूं, इसके लिए मैं साहित्य से जुड़ा हूँ, है ना। और साहित्य से जुड़ने का जो सिलसिला है, जैसे अब आप साहित्य पढ़ने के लिए आए हैं, एमए के विद्यार्थी हैं, बाकायदा हिंदी साहित्य में आपने एडमिशन लिया है, उस तरह मैंने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन जो हमारे गुरुजन थे वो जोड़ लिए साथ में, है ना, उसको बोलते हैं भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। कोई एग्जाम लिख करके पास करके वही साहित्य से जुड़ना नहीं होता। उदाहरण दूंगा आपको, अब ये सूरदास जो है या तुलसीदास जी है, इनका तो नाम सुना है। किसी क्लास में बैठे थे, वो जाकर के पढ़ाई करी थे। कबीरदास जी बैठे थे, लेकिन मन से भावना से तो वो जुड़े हुए थे साहित्य से, है ना। तो साहित्य से जुड़ना जो है वो एक अनपढ़ आदमी भी साहित्य से जुड़ सकता है, जुड़ जाता है। आपके यहाँ पे गुजराती साहित्य में भी ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जो किसी स्कूल में नहीं, उनको एमए नहीं पढ़ाया गया, कोई साहित्य की किताब नहीं पढ़ाई गई, लेकिन उनके मन से वो साहित्य से जुड़े। यानी मैं किस बात को बताना चाहता हूँ कि साहित्य जो है वो अंदर मन भावना से जुड़ी हृदय की चीज। तो जो हृदय की चीज है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है? हृदय, दिमाग से। जितने बड़े संत हुए हैं जिनकी रचनाएं आज हम लोग पढ़ते हैं, वो सब आध्यात्मिक तौर पर वो मन से जुड़े हुए थे, जनता से भी जुड़े हुए थे और उधर ईश्वर से भी जुड़े हुए। आप देखिए जितनी संत वाणी है, भक्ति संप्रदाय आप लोग पढ़ते हैं, भक्ति काल, हिंदी साहित्य पूरा एक आता है भक्ति काल, तो पढ़ाया है। तो भक्ति काल के जो कवि हैं उनके बारे में आप देखेंगे कि वो ईश्वर से भी जुड़े हुए हैं और जनता से भी, समाज से भी जुड़े हुए हैं। और इस तरह से वो अपनी वाणी द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा, अपने लेखन द्वारा, अपने चिंतन द्वारा वो जनता का कल्याण करते हैं। जनता का आप बोलेंगे क्या कल्याण होता है? क्या उसे
रोजी रोटी मिल जाती है, क्या उसे खाने को मिल जाता है? तो क्या मिलता है? आप बताइए रचना से हमें क्या प्राप्त होता है? आपने पिछली बार कि रचना चाहे क्या मिलता है, कैसे हम जन एक रचना कार्य होता है वो कैसे जन कल्याण होता है? एक सोच लेती है समाज बहुत बढ़िया, क्योंकि मनुष्य जो है वो सिर्फ भोजन ही तो नहीं करना, खाली जीवन यही तो नहीं है कि माया से हो गया काम किया, सिर्फ इतने से तो नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक चिंतनशील प्राणी, वो आगे सोचता है, चिंता करता है ना? नहीं तो चंद्रमा पर कैसे पहुंचेगा, है ना? तो वो आगे क्या नए नए आविष्कार, नई नई खोजें, आप समझ रहे हैं? तो वो जो दिशा है कैसे आगे बढ़ना है, मान लीजिए एक उदाहरण है, समाज में बहुत ही छुआछूत है ना, एक लोग एक दूसरे के विरोधी है, शत्रुता है ना, वो नीच है, वो गरीब है, उसको दुष्कारो, उस तरह की अगर मान लीजिए समाज में भावना है तो क्या होगा? समाज सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा, है ना? इसलिए एक दिशा चाहिए समाज को, उसको बताना है कि ये गलत है, भगवान ऐसा नहीं चाहता है। तो इस तरह के जो संत आकर के अपनी बात बताते हैं और वहाँ जो कुरीतियाँ समाज में आ रही हैं, जो भेदभाव आ जाते हैं, जहाँ अत्याचार या अन्याय होता है, वहाँ वो संत या साहित्यकार रचनाकार वो उठ जाता है। सबसे पहले उसकी भावना जो है वो आग होती है, वो मन से कहता है ये गलत होगा, मुझे इसके बारे में करना है। अब वो बेचारा तलवार का काम नहीं करता है ना, वो जुलूस नहीं करता, वो उससे मन में ही होता है कि मैं पहले लोगों को जागरूक करूं कि भाई आप गलत कर, पहले बताना जरूरी है कि भाई मैं इतनी गलत कर रहे हैं या इसको थोड़ा सा रोक लीजिए, है ना? तो ये कहने का जो साहस है ये कौन करता है? कभी करता है। सबसे पहले उसमें वो भावना जगती है ना, वो ज़्यादा संवेदनशील होता है। बाकी लोग संवेदना के स्तर पर थोड़ा पीछे होते हैं क्योंकि उनका सारा समय जो है अपने परिवार में लग रहा है, खाना बनाने में लग रहा है, कमाने में लग रहा है, इस घर से वो जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो है वो सांसारिक होते हुए भी उसे आध्यात्म की ईश्वर की तरफ लगाव करता है, तो थोड़ा सा उसमें प्रेरणा शक्ति, संवेदना शक्ति है उसकी अधिक, इसलिए वो समाज के लिए उठता बताता है ये गलत होगा। अब उसको कहने के लिए जो उसके पास विचार आता है उन विचारों को वो व्यक्त कैसे करता है? एक समय था जब मान लीजिए लिखने की नहीं थी शक्ति, या वो लिपि नहीं थी, या मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लोग कार्ड पढ़ते थे, तब भी वाणी का काम करेंगे। जो वाक शक्ति है, हाँ, सरस्वती की जो वरदान है वो सब आप देखिए, पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी उस परंपरा में मौखिक परंपरा गायन कर रहे हैं, कोई मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उनके शिष्य सीख रहे हैं, है ना, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। उसमें भी वो बातें आ रही हैं जो समाज को आगे चलते हैं। इसमें आप ऋषि मंत्रों को प्राप्त करती है, आपका जो गायत्री मंत्र आप पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र पता है? गायत्री आप बताइए गायत्री मंत्र। मंत्र याद है? अगर बुरा न मुझे सुनाए। तो वो जो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वाली बात है, वो कार्य जो है वो साहित्यकार अपनी
दिव्य पुरुष हैं, है ना, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमें शक्तिमान देते हैं और हम समाज में इस तरह से अपने समाज को संगठित करते हैं और समृद्धि की ओर चलते हैं, है ना। अब जब बात आती है साहित्य की, है ना, जब उसको पढ़ाया जाता है एक संगठित रूप में, तुलसीदास कुछ लिख गए, कबीरदास कुछ लिख गए, क्या इन सब का जब एक साथ हम पठन पाठन करें तब आपको एक नई दिशा नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक हमारे संत हैं तिरुवल्लुवर साउथ में, ठीक है, हमारे नानक हैं पंजाब में, इधर मान लीजिए आपके गुजरात में कौन, नरसिंह मेहता थे, नरसिंह मेहता इधर है, उधर नामदेव हैं। सारे जगह विश्व में अगर फिर उसको आप विश्व स्तर पर ले जाएं तो अन्य देशों में भी लोग इस तरह से लिख रहे होंगे, सोचने वाले होंगे। जब इस रूप में पढ़ाया उनका पठन पाठन करें, सबका एक तुलनात्मक रूप से और एक आंखें खोल कर सबको देखने की कोशिश करें कि इनमें क्या खासियत, सबका एक साथ स्वर क्या नहीं, तो ये अपने आप में एक शोध बन जाता है, जो कि अब आप लोगों में से बहुत लोग करना चाहेंगे। जब उनको एक दृष्टि मिलेगी कि भाई चावला जी बता के गए, हम क्यों ना देखें कि भाई हमारे वहाँ सिंघल में क्या लिखा जा रहा है, सिंघल यानी श्रीलंका, है ना, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में क्या लिखा जा रहा है, हम उनको जरा देखें उनकी क्या सोच है ना। तो इस तरह का जब साहित्य का एक साथ आकलन है और जब शोध के, तब एक नई चीज और आपको ये दिखती है पूरी मानवता के। तब हम सिर्फ अपने क्षेत्र, अपने प्राण, अपनी भाषा तक सीमित नहीं रह जाते, हमारा जो विवेक है वो और विस्तार पाता है, हमारी जो प्रज्ञा है और विकसित होती है, और तब हम जो है उसमें शोध के द्वारा कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपके आगे आप सामने आ जाए तो मेरी आवाज अच्छी और कुछ लोग मैं कौन सा हिंदी की बात बता रहा हूँ, मैं तो सर्वसाधारण की बात कर रहा हूँ। और ऐसी वाणी जो है क्या कहते हैं हमारे सारे साहित्यकारों ने, वो कहते हैं कि भाई कोई आवश्यक नहीं है कि भाई इसे हिंदी वाले ही पढ़े या अंग्रेजी साहित्य वाले ही पढ़े, या जो साहित्य नहीं पढ़ रहे उनको कोई इससे मतलब नहीं, ऐसा नहीं। सब लोगों को जानने के लिए कुछ चीज़ें दी गई, वो हर आदमी को जानना। और आपका जो पठन पाठन है वो एक खास लक्ष्य को लेकर, खास उद्देश्य, वो आम आदमी के उद्देश्य का नहीं है, लेकिन उसको जानना जरूर चाहिए। चाहे वो रिक्शा चला रहा है या बिल्डिंग बना रहा है या देश चला रहा है, हमारे देश जो, लेकिन एक जो ABC है वो सबको पता होना चाहिए। मैं आज बैठा बैठा यही सोच रहा था कि जैसे हमारे देश में कितने सारे धर्म, कितनी सारी भाषाएं, है ना। कभी आपने सोचा होगा कि मैं गुजरात में हूँ तो मैं क्यों पढ़ूँ राजस्थानी या क्यों पढ़ूँ गुजराती, मैंने गुजराती के अलावा मैं दूसरी भाषा क्यों पढ़ूँ? भाषा का क्या फायदा होता है, दूसरी भाषा पढ़ने का क्या फायदा होता है? आपकी समझ से मैडम दूसरी भाषा पढ़ने में क्या फायदा है? ज्ञान जो हमारे पास नहीं, पढ़ने से ही मिलता है। कोई ऐसा ज्ञान भाषा में है जो मुझसे नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो ना हमको पढ़ेंगे। क्या है, अगर हमारे पास ही है तो क्यों पढ़ेंगे? दूसरे भाषा में पढ़ना वो क्यों जरूरी है? देखिए सबसे खास बात जो मुझे लगी, क्योंकि इंजीनियर होने के बाद मैं बहुत सारे प्रांतों में काम करता हूँ, बिहार,
उधर सेलम, मद्रास, उधर रूस में चला गया, उधर वहाँ बातचीत हुई, अलग अलग भाषा, दूसरी लोगों से बात हो रही है। फिर अब श्रीलंका हो गया, लोगों से सिंगली जानने की कोशिश की, भाई आपका क्या दृष्टिकोण है। इन सब से होता क्या है कि आखिर मानव स्वभाव मानस, बंगाल के कवि कहते हैं स्वभाव, जो मानव है वो सबसे ऊपर, मैंने उसको ये कहा है कि ईश्वर से भी ऊपर जो स्थान है वो मानव होता है। तो मानव से जुड़ता है कैसे? एक भाषा। मान लीजिए मुझे गुजराती नहीं आती और मेरे सामने गुजराती भाई हैं, तो हम दोनों के बीच जो संवाद होगा वो कैसे होगा? कोई आइडिया कैसे होगा? हाथों के द्वारा और सांकेतिक भाषा से। अब वहाँ संकेत वाली जो भाषा है उसमें एक सीमा हो गई कि भाई हम ठीक है अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, खाना खाना है या वहाँ तक तो, पर जब हमारे आगे विचार करने वाली शक्ति है ना, अगर हम किसी ऐसी भावनात्मक चीज़ पर विचार करना चाहें तो फिर हमारे संकेत जो है वो मतलब पर्याप्त नहीं होते। हम जाएंगे बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है आवाज़ को समझ में आया, आवाज़ हमें न समझ में आया, किस तरह की चीज़ें हो सकती है। और जब आपको बताएं जब वाणी का विकास हो रहा था तो पहले बताया जाता है कि मानव जो है उस तरह से जो पशुओं की बोली है, पक्षियों की बोली है, वहीं से उनको लेने की कोशिश कर रहा था और बोलने की कोशिश कर रहा था, और इस तरह से उसमें जो वाणी जागृत हुई है ना, और उसका मानकीकरण किया गया तो चीज़ें शब्द बने और शब्दों के फिर अर्थ जुड़े। अब ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास ख मैं बोल पाऊँ या न बोल पाऊँ, मैंने क और क होता है। अब क अगर मैं न बोल पाऊँ तो इसका मुझे अपराधी नहीं हो सकता कि भाई इसे क बोलना है। जैसे मतलब सुबह के पेपर में गुजराती झांकी है, अब ऐसा तो नहीं कि झांकी को झांकी लिखना है। आप लोग देखा गुजराती झांकी बोलते हैं ऐसे। अब पेपर में मैंने देखा कि गणेश चतुर्थी पर जो झांकी निकलती है उसको लिखा गया है झांकी सर आई नहीं है कहीं झांके। तो जो झांकी है क्या गुजराती में कर सकते नहीं है, अक्षर नहीं है, फिर भी ग लिखा गया झांकी। इसके पीछे क्या कारण है? थोड़ा सा अगर विचार करें तो आप मुझे बताएं क्यों झांकी माने झांकी हर एक भाषा की अपनी अलग अलग उच्चारण और अलग अलग विशेषताएं, भाषा की अपनी अलग विशेषताएं। तो ये जो चीजें मतलब तो कहने की जो एक परंपरा हो गई, जो एक उच्चारण में विकसित हुआ, एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। आपको मुझे भी हैरानी लगे तमिल लैंग्वेज में क है ख नहीं है, ग है घ है शब्द नहीं है। हाँ, अब खाना खाया खाना खाया, अब बेचारा बोल तो नहीं रहा है लेकिन उसके पास उसमें नहीं है, परंपरा में नहीं है, भाषा का विकास नहीं होता है। अब हम लोग जो है गुजराती का जेरोक्स बड़े आराम से लोग बोलते हैं। आप देखेंगे पंजाब में तो जेरोक्स ही लिखा होता है, जेरोक्स लिखने की क्या जरूरत है? आप क्या जेरोक्स लिखते हैं? तो कहने का मतलब ये एक तरह से विकास होता है, एक तरह से फ्लो होता है, एक चलता उसमें जो हमारे उच्चार की जो प्रणाली है, जो सबके भूगोल और वहाँ का परिवेश, वो हमारे जिह्वा और तालु और इन सब की संरचना को कंट्रोल करता है। उस हिसाब से कुछ एक जो उच्चारण है हमारे उस तरह के ही बनते हैं। अब कश्मीरी जो है वो बड़ा मुश्किल से बोलते हैं, खत्म हो गया लाइन
मैं दूध वाले लाइन में लाल साहब ने कश्मीरी साहब ने दूध खत्म हो गया, अब खत्म खाओ उससे बोला नहीं जा रहा, दूध खत्म हो गया, लेकिन वो उस ढंग से उस प्रांत की अपनी भौगोलिक विशेषताओं को लेकर के भाषा भी, भाषा का उच्चारण भी, या हम अलग भाषा विज्ञान में पढ़े, अलग इसीलिए विषय बनाया गया। इस तरह से भाषाओं में जो स्लैंग बनते हैं या उच्चारण अलग अलग होते हैं, स का हो जाता है। फिर एक उसमें आता है कि जिसमें बोलने में आसानी होती है वो आदमी बोलने वाले जो है उसको तुरंत लगाओ, क्या कहते हैं, प्रयत्न लाघव, प्रयत्न लाघव का सिद्धांत है, जिसमें प्रयत्न कम करना पड़े इंसान वही बोल ले। तो इन सबको मिला करके मैं आपको इस बिंदु पर लाना चाहता हूँ कि कोई तरह की अगर मान लीजिए भाषाओं में थोड़ी सी 19-20 का फर्क भी है, आप एक शब्द लिखा ऊपर लिट्टी डाली कि नहीं डाली है ना, अब हम उसको लेकर के बैठ जाए गुजराती ऊपर लिट्टी नहीं डालते हैं, इसलिए तो 2 नंबर की भाषा हो गई, कुछ नहीं है ना। जो उसकी अंदरूनी शक्ति है वो तो विचार